नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारियों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पुस्तकें भी भेंट की। कार्यक्रम में निपुण आकलन में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिक्षक मैनुअल और कैलेंडर का भी विमोचन किया। प्रदेश सरकार ने बीते 4 वर्षों में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल लाने का प्रयास किया। इसके लिए स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 6 साल से हर क्षेत्र में विकास हुआ। सीएम योगी पहले बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ सांसद सुब्रत पाठक ने किया। शुभारंभ छात्राओं को माला पहनाकर किया स्वागत। सुब्रत पाठक ने बताया शिक्षा का महत्व। कंपोजिट विद्यालय में हुआ भव्य कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ हुआ है। सांसद सुब्रत पाठक ने शुभारंभ किया है। कंपोजिट विद्यालय में कार्यक्रम हुआ है, वो भी भव्य। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। छात्रों को माला पहनाकर किया गया स्वागत। सांसद सुब्रत पाठक ने किया है शुभारंभ। सुब्रत पाठक ने बताया शिक्षा का महत्व। छात्राओं को माला पहनाकर किया गया है स्वागत। बता दें, कंपोजिट विद्यालय में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ हो रहा है और इसी संदर्भ में सुब्रत पाठक ने शुभारंभ किया है। छात्राओं को माला पहनाकर जो है स्वागत किया गया है और शिक्षा का महत्व बताया गया है इस दौरान। खबर जमशेदपुर के हल्दी पोखर से है, जहां रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। बता दें कि विजय बजरंग अखाड़ा कमेटी का जुलूस जैसे ही हल्दी पोखर चौक पर पहुंचा, उसी समय एक समुदाय विशेष की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान भगदड़ में अखाड़ा का झंडा टूट गया, जिसके बाद अखाड़ा कमेटी के लोग आक्रोशित हो गए तथा दोनों ओर से विवाद तेज बढ़ता ही गया है। इस बीच पत्थरबाजी और हल्दी पोखर की मुखिया सहित 4-5 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। तो तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुए हैं। बता दें कि दोनों गुटों में पथराव हुए हैं। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मुखिया सीओ सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच के समझा बुझाने की कोशिश कर रही है और इस भड़की हिंसा ने कई लोगों को घायल कर दिया है। बता दें कि जुलूस के दौरान पथराव हुए हैं और किस तरीके से तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितना जबरदस्त ये हिंसा हुआ है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो बंगाल, बिहार के बाद अब झारखंड में हिंसा भड़की है। रामनवमी जुलूस पर पथराव किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये कब हुई हिंसा और अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? वीरेंद्र, क्या जानकारी है? ठीक है स्वीटी जी, ये घटना रात की है। जुलूस उस दौरान हो रही थी। भारी बारिश के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था। उसी तरह जो पत्थरबाजी हुई है, झंडा टूट के गिरने का बात सामने आ रही है, जिसके बाद से माहौल बिगड़ गई और दोनों तरफ से पथराव शुरू हुई, जिसके बाद से ये जो है कि हिंसा आगे बढ़ गया है। और फिलहाल जो है कि अभी की स्थिति अगर देखा जाए तो वहाँ आज शनिवार है और शनिवार को वहाँ एक बाजार भी लगते हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जिन्होंने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है, पूरी बाजार बंद रहेगी। और जो है कि बाजार में ज्यादातर जो है कि विशेष समुदाय के लोग दुकान करते हैं, वो सारे दुकान जो है कि हटाने को लेकर जो है कि अभी मांग चल रही है। जी, पुलिस का क्या कहना है? कितने लोग घायल हुए हैं इस पथराव में, क्या जानकारी है? देखिए फिलहाल अभी जो है कि 4 लोगों की घायल की सूचनाएं अभी मिल रही है और पुलिस जो है कि अभी वहाँ पे मौजूद है। तमाम पदाधिकारी वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पोर्ट का सीओ मौजूद है, डीएसपी मुसाबनी वहाँ पे मौजूद है, तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद है, मगर भीड़ जो है कि अभी है और वार्ता भी चल रही है।
जी वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बंगाल, बिहार के बाद झारखंड में हिंसा भड़की है, तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। कितनी जबरदस्त यहाँ पे पथराव हुए हैं। रामनवमी जुलूस के बाद का, रामनवमी जुलूस के दौरान का ये हिंसा जो है वो भड़की हुई है और पथराव भी जबरदस्त हुए। कई लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में पुलिस मौके पे पहुंची थी और तमाम लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश जारी है अभी भी। रायबरेली में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग ने 2 दिवसीय पुष्टाहार उत्सव मनाने का आयोजन किया है। उत्सव की तैयारी जोरों से मिनी स्टेडियम में चल रही है, जहां मुख्य अतिथि अमेठी सांसद, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जहां जिला आला अधिकारी और सलोन के बीजेपी विधायक अशोक कौरी ने तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक पंकज पाठक ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पोषण उत्सव को इस कार्यक्रम के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाए। ये प्रोग्राम जो है दीदी स्मृति जी के द्वारा आहुत की गई है पूरे लोकसभा अमेठी संसदीय क्षेत्र में। इसमें पोषण उत्सव का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो अच्छा कार्य किए हैं उनको दीदी जी के द्वारा। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके बाद शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला है। सुनिए। गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आजादी होनी चाहिए। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। आज लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी है, लोग बहुत तेजी से तरक्की चाहते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है। वो बहुत तेजी से तरक्की चाहता है, रोजगार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है। वो चाहता है कि भारत तेजी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब
देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? और बड़ी जानकारी बुलंदशहर से संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की शव मिली है। बता दें युवती का शव बरामद किया गया है। परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच में पुलिस जुट चुकी है। छतारी थाना क्षेत्र के कन्नैनी गाँव का पूरा मामला है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव बरामद किया गया है। बता दें शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गई है और ये तस्वीर आपके साथ साझा करें किस तरीके से ग्रामीण वहां पे इकट्ठा हो गए हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। छतारी थाना क्षेत्र के कन्नैनी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। आगे की जांच में पुलिस जुट चुकी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में पुलिस जुट चुकी है। पढ़ रहा था, 11 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैंने देखा है बहन जी यहीं पर सो रही थी। सोने के बाद में मैं फिर सुबह 5:30 बजे उठाऊँ मम्मी के साथ शादी करवाने के लिए। तो हमने सोचा है कि ये लैट्रिन कर रही होंगी, ये खाट पर नहीं थी। तो फिर एक चाची है बिमलेश, वो अपने भैंसों को चारा डालने के लिए आई थी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये शीतल पड़ी हुई है। उन्होंने जब हमको सभी को आवाज लगाया है, जब इन्हें हम अपने घर पर खाट लेकर आए। ये हमारे घर के पीछे गली है। 6 बजे घर से आई हूँ अपने से। 6 बजे से जाके एक शीला चाची मेरे साथ है। वो अपने घेर में मुड़िया को मुड़ी ना मेरे पीछे ही है। जैसे मैं गली में गई हूँ मेरी नजर गई है। एक दौरानी लगता है तो मैंने जानी वो अपने घेर में को गई है। तो मैंने की बाबू चक्कर आएगा दिखे तो मैंने जाके देखी है तो वहाँ शीतल है। जब मैंने आवाज मारी है मैं शीतल भरी है, यहाँ शीतल भरी है। मैंने जाके बाकी जेठ भरी है, मैंने की शीतल भरी है। फिर सब लोग बाबू ले आए घेर में को। इतना देखा है घेर में हमारी सड़क पे पड़ी है। देवरिया में आज से किसानों की गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है। जहां गेहूं की खरीदारी के लिए जिले में कुल 74 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। सभी क्रय केंद्रों पर किसानों को सुविधाएं मिलेंगी, तो वहीं खरीद के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। अमरोहा से बड़ी जानकारी। अमरोहा में सीएम योगी के आदेशों की उड़ी धज्जियां। अवैध टैक्सी स्टैंड खत्म करने के आदेश को पलीता। बता दें पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। खुलेआम डग्गामारी करके अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित किए जा रहे हैं। सीएम के आदेशों को चुनौती देकर संचालित किया अवैध टैक्सी स्टैंड चौकी से चंद कदमों की दूरी पर है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं गजरौला थाना क्षेत्र के चौपला चौकी का पूरा मामला है। तो टैक्सी स्टैंड जो है अवैध टैक्सी स्टैंड यहाँ पे अभी भी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ते हुए नजर आ रही है साफ तौर पे अमरोहा में। और किस तरीके से कुछ ही पुलिस स्टेशन की कुछ ही देरी पे ये टैक्सी स्टैंड है। तो एक बार फिर से सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। गजरौला थाना क्षेत्र के चौपला चौकी का ये पूरा मामला है। अमरोहा में सीएम योगी के आदेशों की उड़ी है धज्जियां। आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं कि अवैध टैक्सी स्टैंड खत्म करने के आदेश को पलीता लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद इमरान जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, ये पूरी जानकारी, ये पूरी खबर है क्या? किस तरीके से सीएम योगी के आदेश की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर गजरौला की एक चौकी पड़ती है, चौपला चौकी। इससे चंद कदमों की दूरी पर अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ साफ सीधे तौर पर बयान था कि वह प्रदेश के अंदर से 1 अप्रैल तक अवैध टैक्सी स्टैंड खत्म कर देंगे। जहां पर खत्म किए और अधिकारियों को, वहाँ के डीएम एसपी को उन्होंने सख्ती के साथ इस बाबत निर्देश दिए कि टैक्सी स्टैंड संचालित जो किए गए हैं उनको खत्म किया जाए। उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सीएम योगी के आदेश को पूरी तरह से पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनकी कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। बड़ी बात यह है कि चौकी के चंद कदमों की दूरी से ये अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित है, जहाँ पर डग्गामारी धड़ल्ले से की जा रही है। जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस मामले में, क्योंकि देखिए आदेश की धज्जियां तो उड़ चुकी है? जी बिल्कुल, अगर जिस तरह से ये खुलेआम जो अवैध टैक्सी संचालक हैं वो प्रशासन और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं और जो यहाँ की पुलिस है सभी को चुनौती देकर वो खुलेआम ये डग्गामारी करते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों भी जो है हवा में उड़ाते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश की सरकार जो है इन टैक्सी संचालकों पर, जो अवैध टैक्सी स्टैंड है, इन पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अमरोहा प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। जी, ये आदेश कब दिया गया था सीएम योगी की तरफ से, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है?
जी बिल्कुल, अभी बीते दिनों ही सीएम योगी का आदेश था कि जो भी टैक्सी स्टैंड है प्रदेश भर में, जितने भी अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित हैं, उन पर लगातार जो है वहाँ के डीएम और एसपी को उन्होंने निर्देशित करते हुए बयान जारी किया था कि जितने भी यहाँ पर जो है जब प्रदेश के अंदर जो अवैध टैक्सी स्टैंड संचालित है, जो रोड किनारे खड़े होकर या सड़क के किनारे खड़े होकर टैक्सी स्टैंड चलाते हैं, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, उन पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने निर्देश दिया और टैक्सी स्टैंड खत्म करने की बात की है। साथ ही जो टैक्सी स्टैंड संचालित करने वाले लोग हैं उन पर मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश सीएम योगी की तरफ से दिए गए थे। जी मोहम्मद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर अवैध टैक्सी स्टैंड है जिसको अभी तक नहीं हटाया गया है। एक बार फिर से अमरोहा की तस्वीर आपके साथ साझा करें, किस तरीके से अवैध टैक्सी स्टैंड वहीं पे खड़ी है। बांदा में सपा सरकार में अपना लोहा मनवाने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल जिलाधिकारी बनी। बता दें, अपने कार्यों से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल जिलाधिकारी बन गई है और जल्द ही अपना कार्यभार संभालेगी। तो दुर्गा शक्ति नागपाल बनी है जिलाधिकारी, जो जल्द से जल्द अपना कार्यभार संभालेगी। ये तस्वीर जो है आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो कार्यभार संभालेगी दुर्गा शक्ति नागपाल। कन्नौज के जिला अस्पताल से फिर शर्मनाक करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक तस्वीर में व्हील चेयर पर मरीज को परिजन ले जाता दिख रहा है। बता दें कि तीमारदार मरीज को कंधे पर ढोता नजर आ रहा है। वार्ड बॉय के नदारत रहने पर तीमारदार मरीज को लेकर भटकते रहे, जहां सीएमएस की मौजूदगी में वार्ड बॉय की लापरवाही सामने आई है। तो कन्नौज के अस्पताल की ये तस्वीर है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से शर्मनाक तस्वीर जो है सामने निकल के आई, किस तरीके से कंधे पर ढोते हुए परिजन जो दिख रहे हैं वो मरीज को व्हील चेयर पे ले जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ के वार्ड बॉय नदारत नजर आए। और एक बार फिर से ये शर्मनाक तस्वीर जो है कन्नौज से निकल के सामने आ रही है। ये जो हाल है वो बताते हैं किस तरीके से अस्पतालों का हाल है कन्नौज में। और बरेली से बड़ी खबर, बरेली जेल पहुंची माफिया। अशरफ की पत्नी और बहन अशरफ के साथ प्रयागराज जाएंगी। दोनों पत्नी और बहन ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही अशरफ की जान को बताया खतरा। अशरफ पर दर्ज सभी मुकदमों को बताया राजनीतिक। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, अशरफ के साथ प्रयागराज जाएंगी दोनों पत्नी और बहनें। बता दें, मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है पत्नी और बहन ने। इसी के साथ जानकारी देने की एक बार फिर से बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है अशरफ। और इससे पहले अशरफ का एक बयान भी आया था कि एक बड़े अधिकारी की तरफ से उसे बोला गया है कि 2 हफ्तों में फिर जेल से बाहर निकाल के तुम्हें मार दिया जाएगा, जिसकी चिंता जताते हुए बहन और पत्नी जो है वो पहुंची है। बरेली जेल पहुंची माफिया अशरफ की पत्नी और बहन। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। अशरफ पर दर्ज सभी मुकदमों को राजनीतिक बताया है, साथ ही अशरफ की जान को खतरा भी बताया है। तो पत्नी और बहन ने मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है। इसी के साथ जानकारी दे रहे कि प्रयागराज कोर्ट में आज पेशी होनी है। बरेली जेल पहुंची माफिया अशरफ की पत्नी और बहन। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अशरफ पर दर्ज सभी मुकदमों को राजनीतिक बताया है। इससे पहले अशरफ का एक बयान सामने आया था, जिसके बाद से और ज्यादा चिंता पत्नी और बहन के लिए बढ़ चुकी है। और उसी के बाद से लगातार सीबीआई की जांच की मांग उठ रही है और राजनीतिक बताया है सभी एफआईआर को, सभी मुकदमे को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार को लेकर काफी सक्रिय हैं। 6 महीने में अमित शाह का चौथा दौरा बिहार में होने जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि
सरकार लगातार हम लोगों के कार्यक्रम के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। सम्राट अशोक जयंती को लेकर सासाराम में कार्यक्रम आयोजित थी, लेकिन अभी वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी हिंसा को लेकर बयान दिया है, सुनिए। और हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे। और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम के लिए, तो वो आज आ ही रहे पटना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा के रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं। लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं। और कहीं से नहीं, सरकार की तरफ से होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आश्रित कब अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता। आ काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है, और जरूर कोई न कोई घचपच किया है इधर उधर। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए कौन क्या कर रहा है। चिंता मत करिए, कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है बिहार का। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना, ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको। और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बढ़िया चीज आप लिखिएगा तो छपेगा। कोई बात नहीं, आप लोगों का कोई चीज नहीं है, करिएगा कि आजकल ऐसा ना हो गया है जिस तरह से बढ़िया चीज नहीं, उल्टे पुल्टा चीज करना, वो सब छोड़िए ना। वो सब तो आपस की, सुना, अरे ये सब तो हम लोगों की आपस की बातचीत है। बाकी जो कितना बढ़िया लिखिएगा थोड़ी चलेगा। और जमशेदपुर जिला के पोटका के हल्दी पोखर में सभी दुकानें बंद हो गई है। लोग सीओ इम्तियाज अहमद को हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग और सीओ को जल्द से जल्द हटाने की मांग की जा रही है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक मेनका सरदार ने कहा है कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, साथ ही सीओ को भी हटाया जाए। करें, हम लोग यही मांग रखते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ये क्षेत्र के जो भी आंकड़ा है सभी आंकड़ा हम लोग बैठक करेंगे और हम लोग आगे का विचार करेंगे। और आगे का जो विचार होगा हम लोग उसको विचार को फिर प्रशासन के पास। इधर से आ रहे थे उस समय हमको फ़ोन के माध्यम से सूचना मिला कि वहाँ पर पथराव हो गया, मुखिया के ऊपर हमला हुआ। इस तरह का जो भी प्रशासन रहते हुए हमारे हिंदू आस्था पर ठोस पहुँचा है और प्रशासन इसको अनदेखा किया है। और हम आग्रह करते हैं कि प्रशासन को जो भी इस तरह का दोषी लोग या इस तरह का अखड़ा को जो अंजाम दिया है उसको चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई करे। और सीओ को हम लोगों का जो हर साल की भांति झंडा जुलूस चलती है, हमने अपना जुलूस को नेतृत्व करके रंकनी मंदिर के समीप हम लोग लेके गए। ले जाने के क्रम में झंडा का लंबाई कुछ लंबा था, जिसके कारण पकड़ने के चक्कर में झंडा टूट गई। उसमें हम लोगों का आपस में कुछ बात हुआ, जिसको हम लोग उसको रोक करके हम लोग झंडा स्टैंड करके खड़ा कर दिए। इम्तियाज अहमद को तत्काल यहाँ पर उसको पदभार मुक्त किया जाए और जो पत्थरबाजी उधर से चला है उस पर कार्रवाई हो।
यूपी की तरह बुलडोजर बाबा की तरह कार्रवाई हो, तब ये लोग को ये समझ में आएगा कि गलती करने से इसका इंजाम क्या होता है। प्रशासन से हम लोग यही मांग करेंगे जो गलत किया उस पर कार्रवाई तुरंत करे, तब ये दुकानदार लोग अपना जो दुकान अपने आप खोलेंगे। मामला हम लोगों का जो हर साल तो बिहार में जिस तरीके से उपद्रव देखने को मिला है, सासाराम की बात की जाए तो वहां पे रामनवमी के दौरान जिस तरीके से जुलूस हुआ है और जुलूस में पत्थरबाज हुआ है, पत्थरबाज हुए, जिसको लेकर सत्येंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उस समय भी आपके सामने थे, उस समय कभी इन्होंने कोई पुष्टि की? जिस तरह से षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया तो कभी पुष्टि इन्होंने की? तो अफवाह है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।